Friends, I am Neeraj Kumar from बाबा भूमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम का अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो अपना विषय प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में हम सामान खरीदते हैं तो उनके ऊपर लिखा होता है जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध आदि। तो शुद्ध का अर्थ क्या है? तो शुद्ध का अर्थ है कि पदार्थ में कोई भी मिलावट ना हो, परंतु ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध में भी पानी मिलाया होता है, जल मिला हुआ होता है, तो वो भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक भाषा में हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक भाषा में हम शुद्ध पदार्थ उन्हें कहते हैं जिन पदार्थों में जो मिश्रण बना हुआ है, विभिन्न पदार्थों विभिन्न उसका मिश्रण जो बना हुआ है विभिन्न पदार्थों का, वो उसमें एक ही समान कण हो, अर्थात उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, तो हम उसे कहते हैं कि वो शुद्ध पदार्थ है और ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब जब ये पदार्थ शुद्ध नहीं होते तो क्या होते हैं? तो ये होते हैं मिश्रण। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों और यौगिकों से मिलकर बना होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे हमारी वायु है, हवा है, तो वो हवा क्या है? हवा भी एक मिश्रण है, क्योंकि हमारी हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, जलवाष्प आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब मिलाकर क्या है? हमारा एक वायु बनाती है, हवा बनाती है। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण है वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, यानी कि जिसमें दोनों पदार्थ आपस में मिले हुए होते हैं और जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, जिन्हें हम अलग देख नहीं सकते, एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, यानी कि जिनमें हम अलग अलग नहीं देख सकते कि ये अलग है, इसे अलग कर सकते हैं या ये चीज़ अलग हो जाए। इसका एक उदाहरण हो गया जैसे नमक और पानी का घोल या चीनी और नमक का घोल। तो ये जो हैं ये हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ नमक है और कहाँ पानी है या कहाँ चीनी है। वो पूरी तरह से चीनी जो है वो चीनी जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। इसी प्रकार नमक भी पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। अब आते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण कौन सा है? वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी कि ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक होते हैं, जो पदार्थों का मिश्रण है, और उन्हें हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण लें कि विसमांगी मिश्रण में क्या हो सकते हैं, जैसे इसका उदाहरण हो गया कि अगर हम रेत के साथ रेत में कोई यौगिक मिला दें, जैसे कि रेत में चीनी मिला दी या रेत में कांच के टुकड़े मिला दिए, तो ये जो है विसमांगी मिश्रण है। ये एक दूसरे में हर जगह तो फैले रहते हैं, विसमांगी मिश्रण में जो पदार्थ हैं एक दूसरे में फैले रहते हैं, परंतु क्या पृथक पृथक दिखाई देते हैं। इसके अलावा विसमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान एक सा संगठन नहीं होता है। इसमें एक सा संगठन नहीं होता, मतलब क्या हो गया कि कहीं पर हम जब इन्हें मिलाएंगे तो कहीं पर तो ये अधिक मात्रा में मिल जाता है, जैसे चीनी और अगर रेत को मिलाया जाए, बालू को मिलाया जाए, तो कहीं पर तो चीनी ज़्यादा मिल जाएगी बालू के साथ, और कहीं पे चीनी कम मिलेगी। तो इस तरह से ये जो मिश्रण है, ये संगठन जो है एक समान नहीं होता। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विसमांगी मिश्रण है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि द्रव में कौन कौन से ठोस मिलाते हैं तो विसमांगी मिश्रण होता है। अब आता है कि विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और उनका समांगी मिश्रण जो कहते हैं तरल रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। जैसे नींबू और जल, सोडा और जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। कोई भी विलयन है उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। अब विलायक किसे कहते हैं? विलायक है विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, यानी कि जिसमें किसी पदार्थ को घोलते हैं, तो वो हमारा विलायक कहलाता है। जैसे कि
नमक और चीनी के नमक और पानी के घोल में जो पानी है वो विलायक है हमारा। अब इसके बाद दूसरा जो है विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। यानी कि जो घटक विलायक में घुला होता है, जैसे भी मैंने बताया नमक और पानी में, नमक जो है वो पानी में घुला होता है तो नमक जो है वो विलेय हो गया। और इसी प्रकार चीनी और जल के विलयन में भी चीनी विलेय होगी और जल विलायक होगा। अब आता है विलयन के गुण क्या होते हैं, क्या क्या गुण है विलयन के। विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब मैंने बता ही दिया है कि ये आपस में क्या है, इसमें कण एक दूसरे में मिले होते हैं, उन्हें पृथक नहीं कर सकते। देख, इनके कणों का जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 मिलीमीटर हम जो कहते हैं 1 मीटर का जो 1000वां भाग होता है तो वो मिलीमीटर होता है, और उससे भी 6 भाग और नीचे, तो इतने छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। इन कणों में से इन विलयन में से अगर प्रकाश की कणों को हम डालेंगे तो वो प्रकाश जो है आर पार जाता है, वो फैलता नहीं है। इसकी वजह से विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि से विलेय के कणों को पृथक नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें छाई से छानने लगेंगे तो उसमें से हम विलेय के कणों को अलग भी नहीं कर सकते। और इन्हें शांत छोड़ने पर ये नीचे भी नहीं बैठते हैं। जैसे चीनी और पानी का हमने घोल बनाया तो अगर हम उसे कुछ पूरा मिलाने के बाद एक विलयन बन गया, और अगर उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं कि हम कुछ देर रख दें तो चीनी के कण नीचे बैठ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जबकि जल और अगर वो बालू काम करेंगे तो उसमें अगर वो थोड़ी देर छोड़ देंगे तो बालू के कण सारे नीचे बैठ जाते हैं। तो जो वो है विलयन, बालू के साथ जल का जो मिश्रण है वो विलयन नहीं है, परंतु चीनी के साथ विलयन है। अब आता है विलयन कितने प्रकार। तो विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। तनु विलयन वो है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक में कम होती है। यानी कि इसका अर्थ हो गया, जैसे कि हम अगर 1 गिलास पानी है और उसमें हम 1 चम्मच चीनी डालें तो वो एक तनु विलयन कहलाएगा। परंतु अगर उसी 1 गिलास पानी में हम 4-5 चम्मच चीनी मिला दें तो वो सांद्र विलयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा अधिक हो जाती है। अब इसकी सांद्रता कैसे निकालते हैं विलयन। विलयन की सांद्रता निकालने का सूत्र है विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। यानी कि हमने कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ मिलाया है विलयन में, या विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। तो ये उसका निकालने का सूत्र है। इसके अलावा द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान के और विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत निकालने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना था बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। और इसी प्रकार द्रव्यमान और विलयन के आयतन का प्रतिशत निकालते हैं तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना मिलाया हमने और उसका आयतन कितना है विलयन का, इंटू 100। तो ये कुछ सूत्र है जो हमारे आगे कुछ गणना के लिए काम आ सकते हैं। इसके बाद एक आता है, हमने पढ़ा था पीछे, निलंबन। तो निलंबन वह विषमांगी घोल है जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। यानी कि अगर वो ठोस को किसी द्रव में मिलाया जाए और वो परिक्षेपित हो तो वो निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका कि हमने पानी में अगर वो बालू को मिलाया है या पानी में हमने मिट्टी को घोला है तो क्या है, मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, परंतु उसके कण जो है जब उसे मिलाते हैं हम तो वो उसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक निलंबन का उदाहरण है। अब आता है निलंबन के गुणधर्म। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये विषमांगी मिश्रण है, इसमें विलेय के कण का जो व्यास होता है वो 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है, इसलिए हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। तीसरा है निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। यदि इस तरह के अगर विलयन है, निलंबन वाला विलयन है, तो उसमें अगर हम प्रकाश डालेंगे तो वो उसके जो उसमें कण होते हैं वो प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं, किरण को फैलाते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। छानन विधि से विलेय के कणों को पृथक किया जा सकता है। अगर हम उसे छानने की उसे करेंगे, जो हमारा फिल्टर पेपर होता है उससे अगर हम उसे छानेंगे तो वो विलेय के कण अलग हो जाएंगे।
और शांत छोड़ दें, अगर वो विलयन को शांत भी छोड़ दिया जाए तो विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे मिट्टी घुली हुई है पानी में, और अगर हम उसे शांत छोड़ देते हैं, कुछ देर रख देते हैं, तो सारी की सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार बालू है, बालू भी नीचे बैठ जाती है। तो ये निलंबन होते हैं। अब आता है कोलाइडल क्या है। तो कोलाइडल है उस विलयन को कोलाइडल विलयन कहते हैं जिस विलयन में कोलाइडल के कण समान रूप से फैले होते हैं, यानी कि जिसमें कोलाइडल के कण समान रूप से, और एक कोलाइडल कितना है, कोलाइडल के कण जो होते हैं वो होते हैं 1 नैनोमीटर, यानी कि विलयन के कण से बड़े और निलंबन के कण से छोटे होते हैं। ये जो है हमारे इनकी कुछ विशेषताएं क्या हैं कि ये जो कण हैं कोलाइडल के जो कण हैं, कोलाइडल भी एक विषमांगी मिश्रण है, परंतु इसमें कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसे आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अब यहाँ विरोधाभास आ रहा है कि छोटे हैं, हम आँख से नहीं देख सकते, परंतु इतने बड़े भी हैं कि अगर वो प्रकाश डाला जाएगा तो प्रकाश की जो किरणों से फैला देते हैं, जिसके कारण उसका मार्ग दिखाई देता है। इन्हें छानने की कोशिश करेंगे छानक से तो हम छान नहीं सकते, परंतु अपकेंद्रीकरण एक विधि होती है जिसमें कि विलय और विलायक को अलग किया जाता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि जैसे हम लोग घर में, हमारे घरों में मक्खन निकाला जाता है या दूध से क्रीम निकाली जाती है, तो ये निकालने का जो माध्यम होता है ये एक होता है हमारा अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ने पर विलय के कण तल में बैठ जाता है, परंतु ये स्थायी विलयन होते हैं। अगर उन्हें शांत छोड़ेंगे तो बैठ जाएंगे, परंतु ये स्थायी होते हैं। अब जो है कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। इसमें दो वो होते हैं, जैसे हमारा विलयन होता है उसमें विलय और विलायक होते हैं, ऐसे इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है कि विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है, यानी कि जो विलयन में जो विलय होता है वही इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, और जो विलयन में विलायक होता है उसी में ये परिक्षेपण जैसे विलायक है उसी तरह जो है वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है तो उसे हम परिक्षेपण कहते हैं। जैसे कोलाइडल के कुछ साधारण उदाहरण कुछ हो गए जो हमारे नॉर्मल है, जैसे द्रव, अगर वो द्रव को गैस में मिलाया जाए, द्रव परिक्षिप्त अवस्था होगी और परिक्षेपण माध्यम होगा गैस। इसका जो प्रकार होते हैं एरोसोल होते हैं। एरोसोल इसका उदाहरण जैसे हो गया हमारा कोहरा हो गया, कोहरा होता है, बादल होते हैं, कुहासा, ये सारे। कोहरे में क्या होता है कि वायु में जो है उसकी जल की जो बूंदें हैं वो जलवाष्प रहती है, तो ये कोहरा होता है। इसी प्रकार ठोस और गैस, ठोस को अगर गैस में मिलाया जाता है, जैसे धुआं हो गया, धुएं में क्या है, जो धुएं में जो कण होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं और वो वायु के साथ मिलते हैं। इसी प्रकार गैस और द्रव का जो होता है वो फोम, जैसे हमारी शेविंग क्रीम होती है, तो शेविंग क्रीम है, द्रव में गैस को मिक्स करते हैं, ये एक फोम के रूप में रहती हैं, और ये उदाहरण है कोलाइडल का। इसी प्रकार द्रव से द्रव जैसे रहता है दूध में क्या है, कुछ कण ऐसे होते हैं जो क्रीम जिसे कहते हैं क्रीम, ये दूध में मिक्स रहता है, और दोनों क्या है हमारी द्रव अवस्था होती हैं। इसी प्रकार फेस क्रीम, जो हम फेस क्रीम लगाते हैं वो भी एक कोलाइडल का उदाहरण है। अब ठोस और द्रव, कि द्रव में ठोस को मिलाना, तो ये हो गया जैसे हमारा कीचड़ होता है, कीचड़ में जो है मिट्टी वो ठोस अवस्था में है और जल जो है वो द्रव अवस्था में है, और जल में जब मिट्टी मिलाई जाती है तो कीचड़ बनता है। इसी प्रकार अब ठोस में कुछ मिलाया जाता है, ठोस में जब गैस मिलाते हैं तो फोम बनती है, जैसे हमारी फोम या रबड़ होती है। फोम स्पंज जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है, एक ठोस अवस्था है, उसके अंदर जो है वायु भरी हुई होती है, जब हम उसे दबाते हैं तो दब जाता है, वायु निकला, फिर से छोड़ेंगे तो वायु उसके अंदर भर जाएगी और वो दोबारा से अपनी अवस्था में आ जाता है। तो ये एक उदाहरण है कोलाइडल का। द्रव, जब ठोस में द्रव को मिलाया जाता है तो जैसे हमारे जेल होते हैं, जेली हो गई या पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ठोस में द्रव के मिक्स करना, क्योंकि जो पनीर है वो रोज और उसके अंदर पानी कुछ भरा हुआ होता है, जल भरा होता है। इसी प्रकार मक्खन में भी कुछ दूध के कण रहते हैं, इस तरह से द्रव के कण रहते हैं। और ठोस और ठोस का उदाहरण जो होता है, जिसे हम ठोस सोल कहते हैं, ये होता है जैसे रंगीन पत्थर हो गए, दूध या कांच हो गया, ये कुछ उदाहरण है हमारे कोलाइडल के।
जिन्हें हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।